लेकिन स्लाइड शो नहीं हुई। चलो ठीक है। आर्टिकल जो 12 है हमारा आइन का, वो कहता है मौसर बा माजी सजा से तहफ़्फ़ुज़। इसका मतलब ये कहा जाता है कि फर्ज करें आपने एक जुर्म किया है। जब आपने जुर्म किया यानी कि आपने एक काम किया, तो वो काम जो है वो फर्ज करें आज आपने वो किया है और परसों वो कानून आ गया जनाब के फलां काम जो है वो जुर्म है, ठीक है। तो आइन ये कहता है कि ऐसा कोई काम जो कानून बनने से पहले जुर्म था, ठीक है, तो कानून बनने के बाद पहले से किए हुए काम को हम जुर्म जो है वो उसके जुमरे में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो मौसर बामाई सजा से तहफ़्फ़ुज़। और दूसरी कि आप एक दफा जुर्म कर चुके हैं, उस जुर्म की सजा आपको मिल चुकी है, तो अब दोबारा आपको वो सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक इसको हम जो है 2 डायमेंशंस में जो है हम इसको चेक करते हैं कि मौसर बामाई सजा से तहफ़्फ़ुज़, कि अगर कोई काम आपने माजी में किया और उसका कानून जो है वो आज बना है, तो कानून जो है वो आज बना है, लिहाजा पिछले जो बने हुए जो है वो आपने जो काम किए हैं उसको हम जो है वो जुर्म में शामिल नहीं करेंगे। इस तरह आगे आप देखिए बुनियादी जो है वो सारे हकूक जो हैं वो सारे डिटेल के साथ लिखे हुए हैं। इसको हुकूमत के 3 शोबे जो हैं, हुकूमत के जो 3 शोबे हैं उसको भी हमने अच्छा डिस्कस कर लिया है, जिसमें जो है वो मुकर्रना, अदलिया और इंतज़ामिया है। तो अभी जो है रियासत का जो चौथा लाज़मी अंसर है वो है इक़्तिदार आला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी। तो इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? इसकी मैं आसान सी आपको डेफिनेशन जो है वो बताऊँगा। रियासत का आला और बरतर इख्तियार, सिंपल लफ्ज़ है, रियासत का आला और बरतर इख्तियार। कैसा आला और बरतर इख्तियार? रियासत का ऐसा आला और बरतर इख्तियार कि जिसके मुताबिक रियासत का हर शहरी और रियासत का हर अदारा रियासत के हुक्म के ताबिया होता है। मैं बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि रियासत का अख्तियार है ये किसी फ़र्द का अख्तियार नहीं है। देखें ये इस कदर अहम अख्तियार है रियासत का, और ये सबसे सुपीरियर अख्तियार है रियासत का। इस अख्तियार के मुताबिक ये आला बरतर अख्तियार होता है, जिसके मुताबिक तमाम शहरी, तमाम अदारे इसके हुक्म के ताबिया होते हैं। देखिए अल्लाह का निज़ाम देखें कि वक़्त का हुक्मरान जो है नवाज शरीफ था, उसके पहले ज़रदारी रहा, मुशर्रफ रहा, कहाँ गया सारे? सारे चले गए, ठीक है। रियासत वहीं मौजूद है, उसका कानून वहीं पे मौजूद है। वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसमें उनको जो है वो उनके तख्ते उतार दिया? कौन सी ऐसी ताकत है जिसने उसको मुशर्रफ को भगा दिया? कौन सी ऐसी ताकत जिसने जो है वो जरदारी को मजबूर किया कि वो हुकूमत को खत्म करके घर जाएगा? जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो हुकूमत में होते हुए भी मजबूर करके उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कौन सी ऐसी पावर है? वो पावर सिर्फ रियासत की है। कोई भी जो है वो उसके आगे नहीं टिक सकता। हाँ जी, 1 मिनट मैं जो है वो कोड लगाता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको स्लाइड शो हो जाएगी। 2 5 8। तो ये रियासत का आला और बरतर इख्तियार है। देखिए इख्तियार वहीं का वहीं मौजूद है। कई जज आए, चले गए, कई जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, चले गए, कई वज़ीर आज़म आए, चले गए। रियासत अपनी जगह पे मौजूद है और उसका वो इख्तियार भी मौजूद है, और हालात और वक़्त इस तरह तय हो जाते हैं, हालात और इस तरह जो है बदल जाते हैं कि एक वक़्त का हुक्मरान आज जो है वो हुक्मरान है, कल वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आज जो है जनाब वो जज है, कल वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी कि ये रियासत का आला बरतर इख्तियार है, जिसके मुताबिक रियासत के तमाम शहरी और तमाम अदारे उसके हुक्म के ताबे हैं। तो ये इख्तियार हमेशा कायम रहता है। लोग आते हैं, जाते हैं, और जो है इस इख्तियार को एक ख़ास मखसूस वक़्त के लिए सारे इस्तेमाल करते हैं। उस इख्तियार को छोड़ के सारे घर चले जाते हैं, इख्तियार वहीं का वहीं रहता है। सेम एज़ मैं जो है वो आज प्रोफ़ेसर हूँ, मुझे ये इख्तियार, ये ओहदा रियासत ने दिया है। चंद अरसे बाद मैं घर चला जाऊँगा, वो ओहदा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का और वो जो इख्तियार है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। आज जो प्रिंसिपल है, कल वो प्रिंसिपल नहीं रहेगा, लेकिन उसका इख्तियार वहीं का वहीं रहेगा। बेसिकली वो जो इख्तियार है, वो इख्तियार का असल मालिक कौन है? ना वो रियासत है, वो रियासत के पास रहता है। ज़ैद बकर आते जाते रहते हैं, ठीक है? चेहरे बदलते रहते हैं। आप देखें चौक में एक पुलिस वाला खड़ा है, तो वो लोग जो चौक में खड़ा है,
वो जो शख्स खड़ा है उससे डर रहे हैं कि जिसने यूनिफॉर्म पहना है उससे वो लोग जो है डर रहे हैं। और वो चौक में खड़ा होकर वो इशारा कर रहा है जनाब आप रुक जाएं, कर जनाब आप चल जाएं। लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? लोग उस यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। यूनिफॉर्म के अंदर ज़ैद है बकर है, लोगों को इससे गर्ज नहीं है। वो सफ़ेद है काला है, लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं। आपका हो सकता है कि वो पर्सनली दुश्मन भी हो, आपका हमसाया हो, लेकिन आपको गर्ज नहीं। उसने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है लोग उसके पाबंद हैं। रियासत अपना अख्तियार अगर दिखाने के ऊपर आए तो सिंपल एक रेड लाइट जला के दिखा देती है। एक रेड लाइट चौक में जलती है और 100 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। एक ग्रीन लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां चल जाती हैं। इसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी। ये रियासत का अख्तियार है। ये अख्तियार जो है ये आप दिन रात, रियासत 24 घंटे ऑन रहती है। रियासत नहीं सोती। ठीक है, आप मैं सो जाते हैं फर्द, रियासत 24 घंटे ऑन है, उसने जो अपना काम करना है। जी हफ्सा वो मेरे ख्याल में ऑन नहीं हो रहा, उसको कोई इशू जा रहा है। हाँ जी अब हो जाएगा। पर आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ जी आवाज आ रही है, वो कनेक्ट मेरी नहीं आवाज हो तो रहा। आपको आ रही है? जी तो जी इसको हम आवाज बोलते साफ है। हैं जी, इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। जी इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, इक़्तिदार आला। ये रियासत का आला और बरतर अख्तियार जिसके मुताबिक रियासत के तमाम शहरी और तमाम अदारे रियासत के हुक्म के ताबे होते हैं। ठीक है जी। और इसको अगर हम क्योंकि अभी हमारा जो है वो स्लाइड शो नहीं हो रही, तो मैं डेफिनेशन के ऊपर ये बात को क्लोज करूंगा। तो इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे तफसील के साथ कि रियासत के इक़्तिदार आला की अक़साम कितनी हैं, इसके पहलू जो है कौन कौन से, इसकी खसूसियात क्या हैं, ये क्या चीज़ है इक़्तिदार आला जो है जिसने सबको पाबंद किया हुआ है। कोई भी जो है इससे जो है वो बालातर नहीं है। देखिए आज वो जो है एक वक़्त का हुक्मरान, कभी वो पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी से रहा, आज वो मुल्क से भाग गया है। ठीक है, क्या वजह है कि वो यहाँ वापस नहीं आ रहा? किससे डर रहा है वो इमरान खान से नहीं डर रहा। अगर पर्सनली देखा जाए तो इमरान खान भी यहाँ था, वो भी यहाँ रहा करता था। वो डर रहा है उस अख्तियार से जो इमरान खान के पास है या वो जो अदलिया के पास है। ठीक है, या जो इदारों के पास है। तो जब ये इमरान खान जो है, ये फर्ज करें, मैं वही बात कर रहा हूँ, सॉरी, इमरान खान वो पीएम से डर रहा है, उस इक़्तिदार से, उसकी जो इक़्तिदार जिसके पास है, जो इसके पास अख्तियार है। जब वो ये अख्तियार खत्म हो जाएगा टेन्योर, फिर वो भागा आएगा। इट मीन्स इक़्तिदार आला एक आला और बरतर अख्तियार है जिसके मुताबिक रियासत के तमाम शहरी और तमाम अदारे उसके उस इक़्तिदार आला के हुक्म के ताबिया हैं। और ये चंद अरसे के लिए आता है तो जो है ये बाकी लोग चले जाते हैं, इक़्तिदार आला वहीं का वहीं रहता है। और इसका असल मालिक जो है ये यूनानिस में लिखा जाता है जनाब कि ये रियासत ही जो है ये इसका असल मालिक है। ये जो लफ्ज़ है ना सॉवरेनिटी, ये पहली दफा फ्रांसीसी मुफक्कर था जैन बुदिन साहब ने ये लफ्ज़ यूज किया सॉवरेनिटी की। ये आला और बरतर अख्तियार है जिसको जो है वो हम कहते हैं कि ये मखसूस जो है वक़्त के लिए कोई भी इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन ये असल मालिक इसकी रियासत ही होती है। तो रियासत के कुछ पहलू हैं जिसको अंदरूनी लिहाज से इक़्तिदार आला, एक बैरूनी लिहाज से इक़्तिदार आला। अंदरूनी इक़्तिदार आला को हम ये बोलते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी। रियासत का अपने अंदर मौजूद तमाम अदारों और तमाम अफराद के ऊपर जो है वो मुकम्मल कंट्रोल, मुकम्मल अख्तियार का होना। और दूसरा जो है बैरूनी इक़्तिदार आला जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, यानी कि रियासत का अपनी सरहदों और सरहदों से बाहर बगैर किसी दबाव के अपना जो है वो इक़्तिदार आला की हिफाजत करना है। पाकिस्तान की जो है वो एम्बेसी कई ममालिक के अंदर है। पाकिस्तान अपनी ख्वाजा पॉलिसी के लिहाज किसी का दबाव जो है वो कबूल नहीं करता। यानी कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत जो है इक़्तिदार आला के लिहाज से, यानी कि हम अपने इक़्तिदार आला को किसी दूसरे मुल्क के कहने के ऊपर जो है किसी मुल्क के दबाव में आके हम ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, कि बैरूनी इक़्तिदार आला और अंदरूनी इक़्तिदार आला कि रियासत का अपने शहरी और अदारों के ऊपर मुकम्मल अख्तियार का होना। ये हमने आज हम 2 पहलू पढ़े हैं। अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में तो वो काइंडली पूछ सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो जो है ऑन हो जाए तो फिर आप लोगों को जो है स्लाइड शो हो जाए। ये आप सब, जी अगर कोई जज़ाकल्लाह क्वेश्चन है किसी का जज़ाकल्लाह तो जी, आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हाथ खड़े हो रहे हैं तो मैं 1 बाय 1 सबको कॉल करता हूँ, इंशाल्लाह क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले अब्दुल वाजिद साहब फरमाएं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जी?
जी साफ है, फरमाएं। जी सर, आ रही है। सर मेरा सवाल जो है जो असल में हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें कुछ सवालों का टाइम कम था, तो मेरा एक सवाल जो है वो पिछले लेक्चर से मुताल्लिक है थोड़ा सा, मतलब ना, और बाकी एक आध सवाल जो है इस लेक्चर से मुताल्लिक है। तो वो उस दिन हमने डिस्कस किए थे रोमन एम्पायर और कॉलोनियल सिस्टम। जी मेरी आवाज कट रही है या ठीक आ रही है? ये आपकी आवाज आ रही है, दरमियान में थोड़ी डिस्कनेक्ट हुई थी, तो आप जारी रखें। जी अच्छा, इसको मेरी डिवाइस को एक्सेप्ट करें जरा, देखिए लैपटॉप जी एक्सेप्ट किया हुआ है, बस फट गई है, आवाज फट गई है। नहीं, थोड़ी देर उनको बोलने दें, वो ठीक हो जाएगी आवाज। ठीक, हाँ जी, तो ये जो सियासी निजाम पढ़ रहे थे उनमें मतलब ना आपने जिक्र किया था वो मतलब ना रोमन एम्पायर और कॉलोनियल सिस्टम, लेकिन जो डेमोक्रेसी है मोनार्कीज हैं, डायनेस्टिक मोनार्कीज हैं, और मतलब ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, या इस तरह का जो मतलब ना पॉलिटिकल सिस्टम है, उनको आपने जिक्र नहीं किया। तो उनकी कैटेगरीज हमें क्लियर नहीं है कि ये किस तरह की मतलब ना हुकूमतें जो हैं वो चल रही हैं या चलती हैं। मेरा सवाल एक तो ये है। हाँ जी, मैं आपके इसको आगे जवाब दूंगा। मैंने यही कहा था कि कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि बास पर रियासत हुकूमत दोनों अल्फाज को आपस में मुतरादिफ बोल जाते हैं। आपने अभी खुद ही बात की है कि हुकूमत, ठीक है, वो हुकूमत की अक़साम आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं जमहूरियत, और आप बात कर रहे हैं उसकी मोनार्की की, वो बेसिकली हुकूमत की अक़साम है। हमने अभी रियासत के जो है मॉडल्स पढ़े हैं, ठीक है। अभी हमारी हुकूमत की आगे अक़साम जो आप बात कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी जो है, ये अलग से चैप्टर्स हैं, आगे आने हैं। ये सॉवरेनिटी के बाद यही आगे आ रहा है हमारा जो है ना, उसमें हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, उसमें हम जो है वो डिक्टेटरशिप पढ़ेंगे, उसमें हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें जो है हम पार्लियामानी निज़ाम पढ़ेंगे। ये 4-5 निज़ाम जो है ना, ये निज़ाम हुकूमत है, ये रियासत नहीं है, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है सर? हाँ जी, अब्दुल वाजिद साहब, बहुत सवाल है आपका? माइक बंद है आपका, माइक। जी अब माइक आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी सर आ रही है बस। तो मेरा दूसरा सवाल आज के लेक्चर के मुताल्लिक आपने मतलब ना वो जो आपने मतलब ना जिक्र किया रियासत का, तो इसमें जो फेडरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, मतलब ना प्रोविंशियल, और थोड़ी सी डेफिनेशन या इसकी थोड़ी डेफिनेशन जो है वो मतलब ना लोग कई कह रहे हैं कि हम जो स्ट्रक्चर है रियासत का। जी ठीक है, हाँ जी सर, इंशाल्लाह जब आगे जी हमारे ये हमारे टॉपिक आगे हैं, फेडरेशन कन्फेडरेशन जो है ना, वफाकी निज़ाम हुकूमत और नी वफाकी निज़ाम हुकूमत, ये निज़ाम हुकूमत में आता है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आगे ये हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया सर, साकिब शहजाद साहब, शुक्रिया सर। देखिए ना, ये आगे मैं आपको मेरे ख्याल में स्लाइड शो हो रही होगी, स्लाइड में शो की रियासतों की तंजीम है। ठीक है, तो इसमें जो है जमहूरियत, आमरीत, वफादारी निज़ाम, पार्लियामानी इंतज़ाम, ये सारे का सारा इसके अंदर जो है ये अलग से टॉपिक्स हैं। मैंने वो पहले लेक्चर्स दिया था आपको समझाने के लिए कि रियासत और हुकूमत में डिफ्रेंशिएट करना जो है बड़ा ज़रूरी है। यानी कि हुकूमत और रियासत में जो है ये दो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग ना, तो रियासत और हुकूमत में फ़र्क जो है करना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ हम हुकूमत को रियासत का समझ रहे होते हैं और रियासत को जो है वो हुकूमत कह रहे होते हैं,
तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जो सारे जो बात कर रहे हैं वो तर्ज हुकूमत है, ठीक है, वो रियासत नहीं है। रियासत तो हर जो है वो मौजूद है, रियासत बेसिकली वो हम उसको ये फिर डिस्कनेक्ट लगता है हो गया ये। हाँ जी। तो जी अब्दुल वाजिद साहब, सर इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें आगे हमारे ये लेक्चर्स आएंगे तो आप जो क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह आपसे लिए जाएंगे इंशाल्लाह जी। टाइम साकिब के शहजाद मुताबिक साहब, इंशाल्लाह हम इसको करें। साकिब साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये जो रियासत और फर्द का जो रिलेशनशिप आपने बेसिकली एक्सप्लेन किया, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये थ्योरी किसकी है? क्योंकि अगर हम देखें रियासत जो, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही पाकिस्तान, पहले इंडिया एक रियासत थी, फिर वो पाकिस्तान और इंडिया बन गए, फिर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश बन गए, रशिया डिवाइड हो गया, बॉर्डरिंग जो है, पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट 100 साल पहले नहीं था। तो ये जो रियासत के साथ एलिजियंस होनी है, इसमें आप मुहिब वतन होते हैं या गद्दार होते हैं, ये थ्योरीज मतलब कब से आई हैं? ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं ये? थैंक यू। जी सर जो बात कर रहे हैं बेसिकली इसको हम इक़्तिदार आला के तस्वर में पढ़ेंगे, ठीक है। रियासत का एक इक़्तिदार है, इसको हम बोलते हैं इक़्तिदार आला के तस्वुरात। उसमें जो है जो बहुत बड़े जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इसको हम एक तो हम इसको बोलते हैं कुलियत पसंद या वहदत पसंद, दूसरे तकसीर पसंद, ठीक है। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दोनों ही, ये जो वहदत पसंद है ये तो बहुत पुराना चल रहा है, ठीक है। ये समझें कि ये शुरू से यही चल रहा था, जो ये कहता था जनाब कि रियासत सुपीरियर है। तकसीर पसंद जो है ये बाद में आए हैं 16वीं सदी के बाद, ठीक है। इसकी मैं मुकम्मल तफसील आपको दूंगा, ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये हमारे आगे इंशाल्लाह टॉपिक आने हैं। ये आज के जदीद दौर में ये ज्यादा इसको जो है वो मिल गई है मीडिया के लिए पजीराई। वो जो कहते हैं वो यहाँ तक बात कर रहे हैं, हमने कहा था इमरान साहब आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी अभी आ रही है, फरमाएं। जी आप साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, अभी फरमाएं। हम उसको बोलते हैं, ये जो रियासत के इक़्तिदार आला को तकसीम करने के कायल हैं, वो जो कहते हैं फर्द की आज़ादी जो है वो होनी चाहिए और प्रॉपर जो है जिसको हम कहते हैं कि वो ये जो इक़्तिदार आला है कॉन्सेप्ट जो है ये इसे रियासत का अख्तियार नहीं, बल्कि इसको आप क्या करें, आप ये फर्द को भी दें। फर्द जो है इसमें बराबर का शिकल, यानी कि रियासत के इक़्तिदार आला को काबिल तकसीम समझने वाले जो है, ये आज हम आप कहेंगे 17वीं 18वीं सदी में ये लोग आए हैं। इससे पहले जितना भी हमारा अरसा गुजरा है वो सारे का सारा जो अरसा है वो वहदत पसंद लोग थे, जिसको हम मॉइंस कह सकते हैं। ये उन डिस्कनेक्ट हो गए। ये नेटवर्क ने आज काफी गड़बड़ की है, अल्लाह करे कि ये इशू पीटीसीएल का इशू ये सॉल्व हो जाए। पिछले 2-3 हफ्ते से ये मुसलसल चल रहा है। जी हजरत आपकी आवाज कट गई थी। जी आप साहब अब आ रही है आवाज की? बस आज नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। जी जी आ रही है। 5 मिनट हमारे पास और हैं, तो आप मुख्तसरन जवाब दे दें। क्योंकि हमारा ये जो क्लास है बेसिकली तारफी प्रोग्राम था, तो जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो माशाल्लाह काफी जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं और डीप क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये हमारे लिए इंटरेस्ट की जो है बात है, तो वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी अगला तो सवाल हमारा ले लें। जो जी जी ले लें। मैं सिंपल बात करूंगा, जो मोनिस्ट जिसको हम बोलते हैं ना कुरियन, ये कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे पुराना, इवन कि हैगल और अरस्तु थॉमस हॉब्स के दौर से उससे पहले का है ये, ठीक है। ये जो अगला कॉन्सेप्ट आया है जिसमें वो कहते हैं कि रियासत और फर्द में दोनों को बराबरी दी गई और फर्द को जो है वो रियासत की इक़्तिदार में शामिल करने की बात हो रही है, और यानी कि रियासत के अख्तियार को महदूद करना, कि रियासत का काम से लोगों को
जो है वो सहूलतें पहुंचाना है, बात बात पे जो है वो पाबंदियां लगाना नहीं है। वो कहते हैं बात बात पाबंदियां लगाना ऐसे का काम नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये 18वीं सदी में ज्यादा जो है इसको हवा मिली है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह इसकी डिटेल है, मैंने बनाया है इसका टेबल आपको समझाने के लिए। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ लगेगी तो आपको जो इंशाल्लाह। है वो क्लियर हो जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है हमजा साहब का। जी जनाब, हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी सर वालेकुम मेरे सलाम। कुछ सवालात हैं। जी वालेकुम सलाम। सवालात सर जी आप थोड़ा सा लिख लें। सवालात ये हैं कि नेशनल असेंबली और सेनेट आप ना अब मनी आप लिख के भेज दें मुझे। आप सर अपना इधर व्हाट्स आपने प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लिख के, इनके पास सर है वो जो है ना वो लिख के मतलब भेज ये दें, है कोई मसला नहीं। लेट हो ताकि दूसरों से मेरे से फायदा हासिल कर सके दूसरे। आप जी जी, इंडिविजुअली मुझे आप रिप्लाई। दोहरा दें जरा, सवाल दोहरा दें जल्दी जल्दी। क्वेश्चन बोलने वाला नेशनल असेंबली में क्वेश्चन बोलने हैं। जी सवालात ही बोलूंगा। मनी बिल है ये नेशनल असेंबली में पास होता है ना कि सेनेट में। सेनेट में इसे नहीं भेजा जाता। अगर नेशनल असेंबली पास कर देती है तो अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे तो ये पास हो जाता है मनी बिल। ऑल ऑल लेजिस्लेचर में, अगर अमेरिकन में देखें, ब्रिटिश में देखें या पाकिस्तान के अंदर देख लें तो ये पास हो जाता है। इसे सेनेट के अंदर पास होना जरूरी है या नहीं भी होना जरूरी है, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल आपने ये है कि जी आप ऊपर मैं कैबिनेट मैं है। एक मिनट प्लीज, इसको क्लियर करें थोड़ा सा जो है ना। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान में पार्लियामानी निजाम है, आप किसी एक अदारे को बाईपास नहीं कर सकते। आपने कहा जनाब कॉमन पास करके सदन में पास चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पहले जो मालियाती बिल होगा वो कैबिनेट में डिस्कस होगा। कैबिनेट में डिस्कस होने के बाद वो जब तक उसको कबीना की वजीर आजम की हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल नहीं होगी और जब तक हुकूमत को ये यकीन ना हो कि ये असम्बली में जाके पास होगा, वो प्रेजेंट ही नहीं करते, वो अपनी पहले नंबरिंग क्लियर कर लेते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। अगर हुकूमत को जरा भी शक हो ना इसने पास नहीं होना, तो उनके जो हाजिर अरकान होते हैं उनकी गिनती ली जाती है। अगर हुकूमत को शक हो ना कि ये जनाब क्लियर ये पास नहीं होगा, तो ये इवन कि बरतानिया के निजाम में तो आपको पता है कि ये कैबिनेट की नाकामी होता है। ये कैबिनेट की नाकामी होगी इसका मतलब क्या है कि कबीना को इस्तीफा देकर घर जाना पड़ेगा, कि कबीना जो है उसका एक बिल नहीं पास करा सकी। जब उसको पता था कि इतना अहम बिल है, उसने नंबरिंग पूरी नहीं की, तो बगैर नंबरिंग पूरी की उसने पेश कैसे कर दिया? ये तो बहुत बड़ी नाअहली है। ठीक है, यानी कि हाउस ने क्या किया, हाउस ने, लोअर हाउस ने या अपर हाउस ने या पूरे जो है पार्लियामेंट ने वो वजीर आजम और कबीना के बनाए हुए बिल के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तो मजबूरन क्या होता है, वजीर आजम को घर जाना पड़ता है। आप छोटी सी बात देख लें तो वजीर आजम ने एक बंदा खड़ा किया सेनेटर बनने के लिए, शेख को। कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी थी। ठीक है, तो ये इसको हम सेनेटर बनाएंगे, वो सेनेटर बन जाएगा, फिर ये वजीर खजाना बन जाएगा। हुआ क्या, हुआ ये कि वजीर आजम का रिकमेंड किया हुआ, यानी कि कैबिनेट का रिकमेंड किया हुआ बंदा जब वो पार्लियामेंट में वोट लेने के लिए गया सेनेट का, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, उसको वोट ही नहीं दिया। हफीज शेख हार गया। ठीक हो गया जी। तो हफीज शेख का हारना बेसिकली कैबिनेट की हार थी। ठीक है, तो कैबिनेट को क्या करना पड़ा, सब को कहना पड़ा कि वजीर आजम साहब के ऊपर पूरी पार्लियामेंट ने अदम बात का इजहार कर दिया है। अब वजीर आजम के लिए अखलाकी तौर पर यह लाजमी है, ये जो सियासी अखलाकियात है, ये पार्लियामानी अखलाकियात, ये हमें बरतानिया से मिली हैं। तो यानी कि पूरे पार्लियामेंट ने वजीर आजम की खड़ी होकर बंदे के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया है। इसका मतलब ये है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वजीर आजम के ऊपर है। कैबिनेट ने, वजीर आजम ने कैबिनेट तहलील की, वजीर आजम दोबारा कौमी असम्बली में गया, पार्लियामेंट में गया अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। अगर आपको याद हो, इमरान खान ने दोबारा जाके अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। याद है ना आपको, पिछले दिनों में हुआ था जी हफ्सा? जी 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 याद है। जी, ये इसलिए हुआ था कि वजीर आजम यानी कि कैबिनेट का दिया हुआ एक बंदा वो पार्लियामेंट में हार गया। सेम एज अगर कैबिनेट का दिया हुआ कोई बिल जो है अगर वो पार्लियामेंट में मंजूर नहीं होता तो कैबिनेट को घर जाना पड़ता है। ये हुकूमत की, वजीर आजम की जो है वो बेसिकली पहल समझ या उनकी हार समझ लें।
बरतानिया में तो खैर इसकी बाकायदा शेडो कैबिनेट मौजूद होती है, वो उसको कवर कर लेती है। हमारे यहाँ शेडो कैबिनेट लाजमी है कि जो बिल होगा मालियती बिल, मैंने इनसे भी कहा था कि जो मालियती बिल होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, अवाम का टैक्स का पैसा इन्वॉल्व हो, वो उसका स्टार्ट कौमी असेंबली से होगा, वो सेनेट से उसका स्टार्ट नहीं होगा, उसका स्टार्ट कौमी असेंबली से होगा। कौमी असेंबली इसको क्लियर करेगी, पास होगा, फिर वो जाएगा सेनेट में, सेनेट उसमें जो है वो पास होगा, फिर वो जाएगा सदर के पास, सदर साहब जो है वो उसको साइन करेंगे, फिर वो बन जाएगा कानून। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर इस तरह है कि स्टेट के खिलाफ बोलना गद्दारी है, जी जी ऐसे ही है। अब देखें जी 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 1951 यूनिट बनाया था हमने, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान को हमने एक यूनिट बना दिया था। जी जी 1970 के अंदर यानी 1970 के अंदर इलेक्शन होते हैं, भट्टो साहब और शेख मुजीबुर रहमान साहब। शेख मुजीबुर रहमान जी साहब ने जी बोला कि अलग करते हैं। अब ये स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ के गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। अगर स्टेट को करते हैं तो फिर वो ट्रेटर हैं यानी गद्दार हैं। क्या वो गद्दारी के जुमरे में आते हैं? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है टेरिटरी के हवाले से। 1958 के अंदर गवादर से हमने ओमान से हमने गवादर पोर्ट ली थी, जी यानी जी स्टेट का तो एक एक टुकड़ा भी नहीं, एक कहते हैं ना पाई भी नहीं दे सकते किसी को जमीन के जी हवाले जी से। जी जी स्टेट जो ओमान ने हमें गवादर पोर्ट दी थी, क्या उन्होंने अपनी सोवरेनिटी यानी अपनी स्टेट के साथ स्टेट को चैलेंज नहीं किया? अच्छा अयूब साहब ने ये खरीद मैं जी जी खरीदी थी, मैं ये उल्टा बात आपको शुरू करा रहा था। ये उन्होंने दी नहीं थी, बल्कि जियोग्राफी को जब देखा गया, एक जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसकी रियासत जो है, जो रियासत क्लेम करती है ये मेरा है, लेकिन रियासत के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो वहां पहुंच के उसकी हिफाजत कर सके। जिस जमीन के टुकड़े या पहाड़ की या समंदर की कोई रियासत क्लेम करे ये मेरा है और वहां पे वो ना जा सके, ठीक है। आमतौर पे दुनिया में ये एक रिवाज है कि जिस स्टेट के वो नजदीक लग रहा होता है वो उसको कहते हैं, उसको बकायदा दावत देते हैं, भाई आप काइंडली इसको, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन आप संभाल लें। तो जब अयूब खान ने बकायदा ऑफर किया था, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी सर मैं सुन रहा हूँ। जी, अयूब खान ने बकायदा ऑफर किया था उनको, और बकायदा एक उस टाइम एक लेडी थी जिनको हायर किया गया जो डिप्लोमेसी की माहिर थी, उनके जरिए वो टुकड़ा खरीदा गया और उनको बावर कराया गया था कि यू आर नॉट एलिजिबल टू कंट्रोल दिस एरिया, ठीक है, क्योंकि हमें नजदीक पड़ता है, हमें लगता है हमारा जो है कल्चर इसके साथ मैच करता है, मकरान सदियों से ये रहा है हमारा हिस्सा, ठीक है। और ये बकायदा कायल करके और उनको जो है वो उनसे लिया गया था, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बलूचिस्तान और जो है वो कराची से नजदीक था। इसकी एग्जांपल एक और ये भी है, कश्मीर जो है इस वक्त जो जम्मू कश्मीर है, इसके 3 पार्ट हैं और उसका एक पार्ट इंडिया के पास है, एक पार्ट पाकिस्तान के पास है और एक पार्ट उसका चीन के पास है। और 1962 में हमने बाकायदा मुआहिदा करके चीन का कुछ इलाका, सॉरी कश्मीर का कुछ इलाका जिसको पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको संभाल नहीं सकता था, हमने बाकायदा चीन को दिया था कि जब तक वो जो चीन का इलाका, सॉरी जो कश्मीर का इलाका भारत के पास है, जब तक वो जो है क्लियर नहीं होता तब तक इसकी आप एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं। लेकिन वो हिस्सा हमारे मैप में हमारा ही शो हो रहा है, वहाँ चीन की तो पहुंच है, पाकिस्तान का वहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इवन के मैं आपको बताता हूँ 1972 में 78 79 में जब दुनिया में एविएशन का मैप बन रहा था, नया जियोग्राफिकल मैप बन रहा था, तो ये जो आपको लद्दाख का और ग्लेशियर का इलाका क्लियर हो रहा है, यहाँ बड़ी धुंध और बड़ी बर्फबारी थी। तो जब अमेरिका ने वो बकायदा लेटर भेजा पाकिस्तान को, जनाब ये इलाका किसकी जो है हदूद में आ रहा है, हमें इसके समय नहीं आ रही, यहाँ पे इतनी यहाँ पे गर्द है और यहाँ पे इतना जो है वो बर्फबारी है, ठीक है। तो तब ये जो आपको सियाचिन का इश्यूज क्रिएट हुआ कि उस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने क्लेम किया सियाचिन हमारा इलाका है, पाकिस्तान ने अपनी फौज वहां पे भेजी, वहां जाके हमने सियाचिन को जो है वो क्लियर किया और अपनी जो है कस्टडी में ले लिया। उससे पहले वो इलाका किसी को समझ नहीं आ रहा था किसी का इलाका है वो, ठीक है, यानी कि रियासत ने अपनी वहां पे जारादारी कायम की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वो हुआ जब पाकिस्तानी वहां पे अपनी चौकियां बना के वापस आ गए तो इंडिया ने वहां पे कब्जा कर लिया। फिर जब इंडिया ने कब्जा किया, मुशर्रफ को चुभ रहा था, फिर मुशर्रफ 1989 में मुशर्रफ साहब ने दोबारा जो है अमेरिका के साथ किया,
वो इलाका कब्जा किया, जब हम वापस आते इंडिया दोबारा कब्जा कर लेता। फिर यही इशू जो है ये हाईलाइट हुआ 1998 में, जब सियाचिन का इशू आपको पता है, मुशर्रफ के जो है वो से नवाज शरीफ साहब जी मसला हुआ। तो बात करने का मसला ये है कि जहां तक रियासत की पहुंच होती है, रियासत उस इलाके को क्लेम करती है, ठीक है, उसके ऊपर अपनी जो है बाकायदा हदबंदी के ऊपर जो है वो अपनी पोस्टें, चेक पोस्ट अपनी जो है वो हक जिताती है। जब वो पीछे हटती है या अगले को कायल कर ले, ठीक है, या तो वहां मौजूद रहे, अगर मौजूद नहीं है तो दूसरे को उसके हवाले, यानी कि उसको अपने लावारस नहीं छोड़ना। जमीन का कोई टुकड़ा जो लावारस होगा और आप वहां पहुंचे हैं और आप बोलते हैं भाई ये किसका है, ये किसका है, नो वन रिस्पॉन्ड यू, इट मीन्स फिर आप वहां पे अपना काम शुरू कर लेंगे। दुनिया में यही चाह रहा है। मकरान का इलाका जो है ग्वादर का इलाका, उसके साथ भी ऐसे ही था, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में ये देखा गई हमें सूट करता है। बाकायदा मकरान की जो है वो अमान से बात की गई, उनको दलाइल दिए गए और उनसे बाकायदा जमीन का टुकड़ा खरीदा गया। तो जब आप लिख पढ़ के वो जमीन का टुकड़ा देखें, या तो आप जंग करके ले सकते हैं या आप नेगोशिएशन करके ले सकते हैं। हमने नेगोशिएशन किया और उनको कायल किया और उनसे ले लिया, अब वो हमारी सॉवरेनिटी का हिस्सा हो गया। अब साहब टाइम इज नो 9:25। जी मेरा ख्याल है कि ये सवालात ज्यादा पेचीदा हैं, तो अगले क्लास में इनको डिस्कस किया जा सकता है क्योंकि जी टाइम जी काफी हो गया है, तो इसलिए इजाजत लेनी चाहिए। जी जी इंशाल्लाह, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको खुश रखे जी, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इतवार वाले दिन मुलाकात होगी। जी जरूर, जज़ाकल्लाह थैंक खैरन। यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, वालेकुम जो अस्सलाम। सवालात हों वो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ग्रुप से ये कोर्स से मुतल्लक जो गुफ्तगू है वो ग्रुप में की जा सकती है, इसलिए हमने उसे ओपन रखा हुआ है, तो सर आप ये सवालात वहां पे भी पूछ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जज़ाकल्लाह खैरन। सर अस्सलाम जी, वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी हमजा साहब। सर अगर एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये क्लास चलती रहे, जो लोग ज्यादा मसरूफ हैं वो क्लास स्किप भी कर सकते हैं, लीव कर दें, जिन्होंने सवाल करने हैं वो पूछ लें ताकि दूसरे इस्तेफादा हासिल कर सके। प्रोफेसर इमरान साहब भी काफी मसरूफ हैं, तो उनका हमने जितना वक्त लिया होता है हम उसकी पाबंदी करते हैं, तो इसलिए ठीक, ये भी एक इशू है। तो इंशाल्लाह इसके लिए लेकिन ग्रुप सवालात आप नोट कर लें, इसके लिए हम अलग से नशिस्त भी रख सकते हैं। और जो जी ग्रुप है वो भी एक बड़ा अच्छा फोरम है, उसमें वॉइस मैसेज का भी ऑप्शन है, तो उसको भी हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।